बहुत समय पहले की बात है। भानगढ़ नाम का एक छोटा सा राज्य था, जहाँ के राजा विक्रम रोज की तरह जनता दरबार में जनता की समस्याओं को सुन रहे थे। तभी वहाँ चलते चलते एक किसान आ पहुँचा, जो अपने 10 वर्षीय बालक के साथ आया था। राजा को देखा और राजा को प्रणाम करते कहा, हे राजन, मैं यहाँ अपनी समस्या को लेकर आया हूँ। कृपया करके आप उसका निदान करें। हाँ बोलो। हाँ बोलो। राजन, मैं यहीं पास में रहने वाला एक किसान हूँ। मेरे गांव में सब कुछ हरा भरा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। राजा सोच में पड़ गए। सब कुछ अच्छा ही था तो फिर समस्या क्या है, बताते क्यों नहीं खुलकर तुम? यहाँ काम की बात करो। राजन, मेरी बात ये है कि मेरे गांव में सब कुछ अच्छा था, पर कुछ दिनों पहले तक, उसके बाद एक सफ़ेद रंग का पक्षी हमारे गांव में मंडराने लगा, जो देखने में बिल्कुल बाघ जैसा था। बिल्कुल हरा भरा गांव, जैसे मानो उसके बाद उजाड़ हो गया। चारों तरफ सूखा ही सूखा। उसके बाद सारे बच्चे, जो आप ये बालक देख रहे हैं, ये भी अंधे होने लगे। जो पैदा होते वो भी अंधे होते। परसों तक इसे भी दिख रहा था, पर अब नहीं। राजा ने सुना और सोच में पड़ गए। कुछ अचंभित और कुछ सोच से घिरे उन्होंने अपने मंत्री से बोला, ये क्या सुन रहे हो? जी महाराज, मैंने भी सुना है। इस बात में सच्चाई तो है, पर मैंने सोचा था ये समस्या खत्म हो जाएगी। इसका कुछ निदान तो निकालना ही पड़ेगा। मेरे राज्य में कि क्या हो रहा है और मुझे इसकी खबर नहीं थी, पर हाँ, यह समस्या ज़रूर खत्म हो। यह सुनते ही वह किसान आश्वस्त होकर चला गया। उसी दिन शाम के समय राजा अपने छत पर टहलते हुए चिंता मुद्रा में कुछ सोच रहे थे। उन्होंने मंत्री की तरफ देखा और कहा, क्या ये बात सच है? क्या तुम्हें नहीं लगता इस समस्या को तुम्हें मुझे बताना चाहिए था? ये बिल्कुल गलत है। हाँ राजन, ये गलती मुझसे हो तो गई है, बट मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मुझे डर था कि समस्या हमारे राजमहल तक ना पहुंच जाए। हाँ, ये समस्या तो बड़ी है, सुन के मुझे भी डर तो लगा था, पर इस समस्या का कुछ तो निदान निकालना होगा। यह बात अभी चली रही थी, तब तक दूसरी तरफ से राजा की रानी रुक्मणी धीरे धीरे दोनों लोगों के करीब आकर यह बात सुनने लगी। रानी ने जब बात सुनी और कहा, यह आप कैसी बात कर रहे हैं राजन? वह गांव भी तो आपके अधीन है। आप क्यों नहीं उसकी रक्षा करेंगे? यह आपका कर्तव्य है। मैंने आपको कहा है ना कि आप राज्य के काम में अड़ंगा ना डालें। यह आपका कर्तव्य है, जो मैं आपको याद दिला रही हूँ। अगर ये समस्या आपके राज्य और आपके राज्य महल तक आ गई तो क्या आप यही जवाब देते मुझे? रानी को बहुत क्रोध आया। वह क्रोध में ही अपने शयन कक्ष की तरफ जा पहुंची और वहां जाकर अपने क्रोध को शांत करते हुए टहलने लगी। इतने में उनके बड़े पुत्र अर्जुन आए। क्या हुआ माता, आप इतनी चिंता में क्यों हैं? ऐसी कौन सी बात है जिसने आपको परेशान कर दिया है, जो आपके चेहरे पे भी दिख रहा है? रानी ने उन्हें सारी घटना की जानकारी दी और बताने लगी, तुम्हारे पिता अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ रहे हैं। जो समस्या आन पड़ी है, आखिर उसका निदान तो निकालना होगा। हाँ माता, मैं तो आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। पिताजी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। आखिर वो इस राज्य के एक राजा ही नहीं, एक पिता के समान है। आखिर वो रक्षा नहीं करेंगी तो कौन करेगा? माता, मैं उस गांव की रक्षा ज़रूर करूंगा और उस रहस्यमयी पक्षी का भी पता लगा के रहूंगा। अभी ये बात हो ही रही थी, तभी राजा अपने मंत्री के साथ वहां पहुंचा। अर्जुन ने अपने पिता की ओर देखते हुए बोला, पिताजी, आप इतने घबराए क्यों? हाँ बेटा, बात यह है कि जब मैं और मंत्री आपस में छत पर बात कर रहे थे, तो वैसा ही पक्षी हमें राजमहल के आसपास मंडराते हुए दिखा, बिल्कुल चांदी जैसा सफ़ेद। हाँ राजकुमार। ये सुनते ही राजकुमार छत की तरफ उसे देखने के लिए भागे। आज अभी भी छत पर ही बैठा हुआ था और लगातार राजमहल को घूरे जा रहा था, और अचानक फिर से वो उड़ के गायब हो गया। अगली सुबह मानो राज्य पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा हो।
चारों तरफ लोग अंधे होने लगे। आधे से ज़्यादा राज्य के लोगों को दिखना बंद हो गया। सुबह सुबह राजा महल में टहल ही रहे थे, तब तक उनकी तरफ तेजी से एक किसान दौड़ता हुआ आया। महाराज, जैसे आपने आदेश दिया था हमने वैसा ही किया और फसल काट दिया। फिर क्या हुआ? महाराज, वो फसल कुछ घंटे में ही सूख गया और अब एक भी दाना नहीं बचा। धीरे धीरे महाराज के पास किसानों का जमावड़ा लग गया। सभी एक ही समस्या बता रहे थे। राजा चिंतित हो रहे थे। राजा को यह सब सुन के बड़ा ही क्रोध आया। उन्होंने मंत्री से कहा, मंत्री, सुना तुमने? यह समस्या अभी भी खत्म नहीं हुई। ऐसे तो हमारा राज्य बर्बाद हो जाएगा। फसल नहीं रही। हाँ, मैं सुन रहा हूँ और समस्या की गहराई को समझ भी रहा हूँ महाराज, परंतु मैं क्या करूँ? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? तुम्हें नहीं पता कि अगर राज्य में फसल ना रहे तो लोग भूखों मरेंगे? और दिखाई भी नहीं दे रहा लोगों को? आखिर हमारी सेना भी धीरे धीरे इसके चपेटे में आएगी। अभी ये बात चल ही रही थी, तब तक पीछे से राजकुमार आए। हाँ पिताश्री, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ तो बात है। हाँ बेटा, मैं भी समझ रहा हूँ कि समस्या शुरू कहाँ से हुई है। आखिर वो पक्षी क्या करता है? हाँ पिताजी, मेन मुद्दा तो उस पक्षी का है। वो जहाँ भी जाता है सिर्फ और सिर्फ बर्बादी ही लाता है। आखिर कैसे हो सकता है कि वो जहाँ भी जाए लोगों को दिखना बंद हो जाए? परंतु आप मुझे आज्ञा दें तो मैं इसके जड़ तक जाऊंगा और इस समस्या को जरूर जान के रहूंगा। हाँ पुत्र, अब तो यही है कि तुम आगे बढ़ो और इस राज्य को संभालो। मैं तुम पे विश्वास करता हूँ। यह बोलते हुए राजकुमार घोड़े पे सवार होकर निकल गया। तभी राजा ने अपने बेटे की ओर देखकर बोला, लेकिन तुम इस रहस्य का पता लगाओगे कैसे? एक है, राज के घने जंगल में जमुना नाम की तांत्रिक रहती है। मुझे विश्वास है कि वह जरूर इस बारे में कुछ ना कुछ तो जानती होगी, लेकिन वहाँ पहुँचना बड़ा ही मुश्किल का काम है। अर्जुन ने सुना, जमुना जहाँ रहती है वहाँ घना जंगल तो होगा, पर पिताजी मैं वहाँ जरूर पहुँचूंगा। और यह कह के वह निकल गया। कुछ दिनों तक लगातार सफ़र करने के बाद वह जंगल में पहुँचा और लगातार जंगल को चीरता हुआ वह आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वह जंगल के बीचों बीच में पहुँचा, उसे एक कुटिया दिखाई दी। वह धीरे धीरे समझने लगा, उसे ज्ञात होने लगा कि ये कुटिया ज़रूर ही उस तांत्रिक बुढ़िया का है। और तुरंत ही वह उस झोपड़ी के अंदर घुसा। घुसते ही काले कपड़े में एक बुजुर्ग महिला उसे दिखाई दी। वह समझ गया कि यह वही जमुना है जिसकी बात उसके पिताजी कर रहे थे। बुढ़िया ने राजकुमार की ओर देखा और बोला, तुम बड़े साहसी मालूम होते हो पुत्र, नहीं तो इस जंगल में जोखिम उठाकर कौन ही आता है। हाँ, समस्या ही कुछ ऐसी है। बताओ, मुझे क्या समस्या है तुम्हारी? राजकुमार ने सारी घटना की जानकारी उस बुजुर्ग महिला को दी। अच्छा, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूंगी, क्योंकि तुम अपने पिता की तरह मुझे मालूम नहीं होते। ये क्या, ये क्यों ऐसा बोल रही हैं? आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? हाँ, रहने दो, अभी इस बात करने का समय अभी नहीं है। ठीक है, आप मुझे जब चाहें वो बात ज़रूर बताइएगा। समस्या आपको बता चुका हूँ, पर मुझे जानना है कि वो पक्षी ऐसा क्या है, उसमें रहस्य क्या है कि वो जहाँ भी जाता है लोगों को अंधा करता है। ऐसा तुम्हारे पिता के कुकर्मों से हो रहा है। यह सारी बात तुम्हें तुरंत पता चल जाएगी, बस कुछ दिनों में ही। जाओ, अब तुम देर मत करो। तुम्हारी समस्या बड़ी है, इसलिए तुम्हें जल्द ही निकल जाना चाहिए। यह सब बात सुनकर राजकुमार को वह देखने लगी और सोचने लगी कि यह अपने पिता से कितना अलग है। और तुरंत, यह लो, एक चांदी का खंजर निकालते हुए बुढ़िया ने राजकुमार को दिया। पर इसका मैं क्या करूँगा, मेरे पास है नहीं। ये एक अलग तरह का खंजर है। यह स्वयं ही तुम्हें बताएगा कि इसे कब और कहाँ इस्तेमाल करना है। इसे गुम मत करना। अगर गुम हो गया तो इस जंगल से तुम्हारी वापसी समझो ना के बराबर है, या यूं कहूँ कि नामुमकिन है। इसलिए
इसकी रक्षा तुम अपने जान से भी ज़्यादा करना और बिल्कुल अपने पास रखना। राजकुमार ने उसकी बात मानी और खंजर को बिल्कुल अपने पास रख लिया। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहे। राजकुमार तुरंत वहाँ से दाईं ओर घने जंगल की ओर निकल गया। आधा दिन अभी तक अपना घोड़ा दौड़ता रहा। अचानक कुछ दूर दौड़ने के बाद जब वह जंगल के बीचों बीच में पहुंचा, उसके कानों में एक आवाज़ आई, आगे मत आओ राजकुमार, वरना भटक जाओगे। राजकुमार ने तुरंत घोड़ा रोका और इधर उधर देखते हुए बोला, कौन है, कौन है, आओ सामने आओ। इतना कहते ही राजकुमार के सामने एक लाल तोता आया। राजकुमार के सामने आकर बैठ गया वो तोता और इंसानी आवाज़ में बोला, मैं जादुई तोता हूँ जिसके बारे में तुम्हें जमुना ने बताया है। हाँ तो बताओ मुझे जादुई पक्षी का रहस्य। सुनो राजकुमार, यहाँ कुछ दूर पे एक बड़ा ही घना जंगल है। वहाँ जाकर तुम एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाना। अमावस्या की रात में वहाँ जादुई पक्षी उड़ता हुआ नजर आएगा। तुम्हें उस जादुई पक्षी का पीछा करना है। तुम उस पक्षी का पीछा करते करते एक औरत के पास पहुँचोगे जो एक शैतानी मूर्ति के पास बैठी उसकी पूजा कर रही होगी और उस मूर्ति को किसी भी हाल में तुम्हें तोड़ना होगा। मूर्ति को तोड़ते ही सारा रहस्य तुम्हारे सामने आ जाएगा। ऐसा कहते ही लाल तोता उड़ गया और राजकुमार अपने सफ़र के लिए आगे बढ़ गया। फिर कुछ समय ही राजकुमार को घने जंगल के अंदर बीता था, तभी एक घना वृक्ष नजर आया। राजकुमार अपना घोड़ा लेकर उस घने वृक्ष के पीछे खड़ा हो गया और रात होने का इंतज़ार करने लगा। रात होते ही राजकुमार ने देखा कि वह जादुई पक्षी जिसका रंग चांदी जैसा था उड़ता हुआ तालाब के आसपास मंडराने लगा। अचानक रंग बिरंगी किरणों के साथ बाघ जैसा दिखने वाला पक्षी एक सुंदर पुरुष में परिवर्तित हो गया और तालाब के अंदर कूद गया। राजकुमार यह दृश्य देखकर अपने आप से बोला, यह कैसा रहस्य है कि जादुई तोता एक राजकुमार के रूप में, एक इंसान के रूप में परिवर्तित हो गया। मुझे इसका पीछा कैसे करना होगा? क्या तालाब में डुबकी लगाकर? डुबकी लगाने के कुछ देर बाद ही राजकुमार की आंखें एक खंडहर में खुली। खंडहर में दो, एक औरत और एक पुरुष एक मूर्ति के सामने पूजा कर रहे थे। वह समझ गया कि पुरुष वही है। पुरुष की नज़र राजकुमार पर पड़ी। नज़र मिलते ही पुरुष को क्रोध आ गया। बोला, राजकुमार तुम यहाँ तक आ गए मेरे पीछे पीछे, पर यह तुमने गलत किया, बहुत बड़ी गलती की है तुमने। समझ जाओ तुमने यहाँ आकर अपनी मौत तूने उतर दिया है। राजकुमार ने ये बात सुनते ही तुरंत अपनी एक तलवार निकाल ली। चाहे कुछ हो जाए मैं अपने राज्य को बचा कर रहूँगा, ये रहस्य को मैं जान कर रहूँगा। हाँ, तुम क्या जानोगे वो रहस्य, और कभी नहीं जान पाओगे। ये हाँ तुम्हारी मृत्यु तुम्हें लेकर आई है। तभी एक आवाज़ पीछे से आई, हाँ यहाँ तुम नहीं जान पाओगे। जब राजकुमार पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक लाल आंखों वाला तांत्रिक उनके सामने खड़ा था। अचानक ही तांत्रिक की आंखों में लाल रंग की किरणें निकलने लगी। एक ही पल में राजकुमार ने अपने आप को एक पिंजरे में बंद पाया। तांत्रिक हंसता हुआ बोला, अब सारी जिंदगी इसी पिंजरे में तुम रहोगे, भूखे प्यासे तड़प तड़प कर मरोगे, जिस तरह तुम्हारे राज्य की जनता भूख प्यास से तड़प तड़प कर मरेगी। तभी वहाँ बैठी औरत अचानक उठकर बोली, यह सब तुम्हारे पिता के कर्मों का ही फल है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, मैं सही बोल रही हूँ। बहुत साल पहले की बात है। मैं भी नदियापुर गांव में एक साधारण औरत थी। मेरे पति के देहांत के बाद मैं और मेरा 1 वर्षीय पुत्र अकेले रह गए। गांव में धीरे धीरे सब जगह अपने जीवन में सभी व्यस्त हो गए, पर उनके जाने के बाद हम लोग एक एक दाने के लिए मोहताज हो गए। मैंने हर किसी से मदद मांगी, यहाँ तक मैं तुम्हारे पिता के पास भी गई, पर वह उस दिन तुम्हें खिलाने में बहुत ज़्यादा व्यस्त थे और इसी क्रोध में
मुझे राजमहल से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। इस घटना के बाद मेरा संसार से मोह भंग हो गया। मैं जंगल की तरफ निकल गई। तब मेरी मदद इस तांत्रिक ने की। अपनी तंत्र विद्या से उन्होंने मेरे बालक को इतना शक्तिशाली बना दिया कि वह किसी का भी रूप धारण कर सकता है। पहले मेरा पुत्र बाज के रूप में नदियापुर गांव गया। उसके बाद राजमहल में जिस तरह भूख और प्यास से मेरा बेटा तड़पे थे, उसी तरह तुम्हारे राज्य के हर गांव में भूख और प्यास से तड़पा दूंगी। हम माँ बेटे की भूख देखकर जिस तरह तुम्हारा पिता अंधा हो गया था और उसने ध्यान नहीं दिया, उसी तरह वो वहाँ के लोग भी धीरे धीरे एक एक करके वास्तविक में अंधे हो जाएंगे। मैंने और मेरे पुत्र ने इस क्षण की प्रतीक्षा कई वर्षों से की है। मैं ऐसे तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मैं पूरा बदला लूंगी। राजकुमार सुन रहा था। बोला, मुझे क्षमा करना और मेरे पिताजी को भी। तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ। हाँ, ऐसे तुम्हें नहीं जाने दूंगी और ना ही तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आऊंगी। मेरे साथ जो हुआ वो कभी बदल तो नहीं सकता ना। राजकुमार यह सब सुन रहा था और मन ही मन में अपने पिता के किए हुए चीज़ों पर शर्मिंदा और गुस्सा दोनों ही हो रहा था। तभी खंजर में कुछ सरसराहट हुई और खंजर से आवाज़ आई, राजकुमार, राजकुमार, इसकी बातों को मत सुनो। तांत्रिक ने माँ और बेटे पे बिल्कुल वश कर रखा है। इनका दिमाग भी इनका नहीं बल्कि वो तांत्रिक का है। मुझे उस मूर्ति पे फेंक दो। फिर वे खंजर को देखकर तांत्रिक तुरंत चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, ऐसा मत करो। पर राजकुमार ने तुरंत उस खंजर को मूर्ति के ऊपर फेंक दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और मूर्ति कई टुकड़ों में जाकर टूट गई। चारों तरफ धुआं ही धुआं था। राजकुमार की नींद खुली थोड़ी देर में। उन्होंने अपने आप को जमुना की कुटिया में पाया। आह, ये क्या? उन्होंने देखा कि उसी कुटिया में माँ और बेटे भी हैं। ये सब क्या हो रहा है? वह मन में सोचने लगा। बेटे, अब तुम्हें उस रहस्य के बारे में पता चला? ऐसा लग तो रहा है। वो मन ही मन में सोचने लगा। आप बताइए आगे की कहानी। हाँ, तो सुनो। आगे कुछ की बात ऐसी है कि बहुत साल पहले जब तुम्हारे दादा इस राज्य पे राज्य करते थे, तब की ये बात है। उस समय एक तांत्रिक हुआ करता था जो राज्य में लोगों की बलि लिया करता था। जब यह बात तुम्हारे दादा को पता चली तो उन्होंने उस तांत्रिक को राज्य से बाहर निकलवा दिया और बहुत अपमानित किया। तुम्हारे दादा सिर्फ ना कि एक राजा थे बल्कि एक साधु भी थे। तो उन्होंने राज्य को चारों तरफ मंत्रों से सुरक्षित कर दिया, जिसकी वजह से तांत्रिक राज्य में कभी घुस नहीं पाता। पर उसने उस अपमान का बदला लेने के लिए इंतज़ार किया और जब ये विधवा औरत और उसका पुत्र इसे निसहाय मिले तो उसने इन दोनों पे अपने काले जादू का काम किया और इन दोनों के दिमाग को बिल्कुल ही बदल दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसने अपने काले जादू के असर से इन दोनों के अंदर इतना विष घोल दिया कि ये अपने ही राज्य को बर्बाद करने पे उतारू हो गए। एक तरह से देखो तो इन दोनों की कोई गलती नहीं। ये भी सही है। मैं जानता हूँ आपकी कोई गलती नहीं है। आपकी तो परिस्थिति ऐसी थी। आज से आप दोनों मेरे साथ मेरे राज्य में रहेंगे। यह बात सुनकर जमुना उसकी तरफ मुस्कुराकर देखी और फिर दोनों के साथ राजकुमार अपने राज्य में पहुंच गए। जब तक वो पहुंचे वहाँ सब कुछ राज्य में पहले की तरह ही कुशल मंगल था। राजा ने अपने बेटे को गले लगाया और बोला, तुमने आज वो कर दिखाया है जो बहुत बड़े बड़े वीर नहीं करते हैं। पर अपने बेटे के साथ दो लोगों कर देखकर वह कुछ समझ नहीं पाया। राजकुमार ने अपने पिता को सारी घटना की जानकारी दी और फिर उन्हें बताया कि कैसे कैसे उनके कर्मों का फल उनके राज्य को भुगतना पड़ रहा था। राजा भी अपने किए पर पछताने लगे। दिन के बाद से पिता ने पुत्र और माता दोनों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और फिर उस राज्य में पहले की तरह ही सब कुछ कुशल मंगल हो गया। थैंक यू।